नमस्कार बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जे एडवांस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की श्रेणी में आता है। और कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी भी लगता है, पॉसिबली बिकॉज कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिन्हें याद रखना और समय पर अप्लाई कर पाना एक बहुत ही चैलेंजिंग सिनेरियो हो जाता है। इस चैलेंजिंग सिनेरियो को थोड़ा सा ईज ऑफ करने के लिए मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की सभी रिएक्शंस को एक पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर आप सबके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो आई थिंक इस रोड मैप की सहायता से I should be able to tell you all reactions of carbohydrates, काफी सारे स्ट्रक्चर्स भी इन वन गो। तो इस सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए फटाफट से पेन पेपर लेके देखना स्टार्ट करिए, खुद के भी नोट्स बनाइए, मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए और सीखने का मौका मत गंवाइए। इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं अगली दो स्लाइड्स में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा और उन्हें इरेज भी कर दूंगा। डोंट वरी, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपके पास मिल जाएंगे आफ्टर द सेशन इज ओवर। आई विल अपलोड द पीपीटी एज वेल। ठीक है, तो आइए एक बार देखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस रोड मैप को ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ए से लेकर आई थिंक ए जे तक मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब हमने बहुत सारे रिएक्शंस को स्थान दिया है इस पर्टिकुलर रोड मैप के अंदर। रोड मैप स्टार्ट करने से पहले देखिए दो नोट के पॉइंट्स लिख रखे हैं, और वो है द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ए बी एंड सी कंटेन्स 36 मोल% ऑफ बी एंड 63.8 मोल% ऑफ सी। दिस स्टेटमेंट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन आइडेंटिफाइंग कि ए बी और सी पॉसिबली क्या हो सकते हैं। हर वो बच्चा जिसने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है वो ये समझ गया होगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं म्यूटा रोटेशन की। म्यूटा रोटेशन क्या होता है कि ग्लूकोज का जो एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसका ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन जो ग्लूकोज की बाकी फॉर्म्स होती हैं उनके मुकाबले डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ एवरी फॉर्म एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे कम परसेंटेज होता है ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जो बोली गई है वो सारी ग्लूकोज के जो आइसोमर्स हैं वो डी आइसोमर्स हैं। तो मैं जब भी ग्लूकोज बोलूंगा मैं बोलना चाह रहा हूँ डी ग्लूकोज, आप ये मान के चलिएगा। और सबसे ज्यादा परसेंटेज उस मिक्सचर के अंदर होता है बेटा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड का, बिकॉज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड के अंदर जो सभी बॉन्ड्स हैं वो इक्वेटोरियली होते हैं। अगर मैं आपको बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहूं तो देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा उसका, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। दिस इज CH2OH, दिस इज OH, दिस इज OH, ये OH और ये OH। दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड जिसका हैवर्थ प्रोजेक्शन कुछ इस तरह बनता है। तो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड का हैवर्थ प्रोजेक्शन कुछ इस तरह बनता है। दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड। बीटा और अल्फा फॉर्म कहां से डिसाइड होता है? एनोमेरिक कार्बन से। एनोमेरिक कार्बन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हेमीएसिटल। बीटा फॉर्म में ये कहां रहेगा? ऊपर। अल्फा फॉर्म में ये कहां जाएगा? नीचे। तो बच्चों ये जो फॉर्म होती है सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है उस इक्विलिब्रियम के अंदर जो ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है जिस इक्विलिब्रियम में। तो सी वाला जो फॉर्म होगा, देखिए सी एग्जिस्ट कर रहा है 63.8%। तो हमारा सी हो जाएगा बेटा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे आंसर्स की एक स्लाइड अलग से दे रखी है, आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो सी है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड। अब आप देखिए, अब आपको रोड मैप में धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड है तो बी हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड, जिसका स्ट्रक्चर बनाते हुए इस OH को ऊपर से आपको केवल नीचे शिफ्ट करना है। सेकेंडली देखिए, अगर आप देखें तो यहां दे रखा है लैक्टोज के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से R और C बनता है। तो अगर लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसके अंदर दो यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट होती है बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइड और दूसरी यूनिट होती है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड। अगर आपको गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बारे में ये इंफॉर्मेशन याद है कि दे बोथ आर C4 एपिमर्स, या फिर और एक्यूरेटली कहूं अगर तो बीटा डी गैलेक्टोज इज C4 एपिमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो अगर हम देखें तो यहां से बीटा डी ग्लूकोज से क्या हम बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें फोर्थ कार्बन को तो ये वाला कार्बन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ कार्बन। तो यही से अगर बीटा डी ग्लूकोज से आपको बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है तो बीटा डी गैलेक्टोज बनाने के लिए आपको केवल फोर्थ कार्बन के ऊपर जो OH नीचे लगा है उसे ऊपर कर देना है, और ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइड। स्पेस नहीं तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, पाइरानोसाइड। अब आप देखिए बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइड को आपने CH3OH के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ H+।
दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक रिएक्शन है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद आप याद करिए एनोमरिक इफेक्ट पढ़ा था आपने, जो ये बोलता है कि अगर हम ग्लाइकोसाइड बनने से पहले की बात करें तो अल्फा फॉर्म कम स्टेबल होती है बीटा फॉर्म से, बट ड्यू टू एनोमरिक इफेक्ट जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने के बाद सिचुएशन होती है वो उलट जाती है, जहां पर अल्फा फॉर्म बीटा से ज्यादा स्टेबल होती है। इसको बोलते हैं एनोमरिक इफेक्ट। तो अगर आप देखें तो S क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो OH लगा है इस OH की जगह बन जाएगा OCH3, इस OH की जगह बन जाएगा OCH3। तो ये बन गया बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोज का, या बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोज का एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के फॉर्म होने के बाद हमने HiO4 से रिएक्शन कराया, तो HiO4 क्या करता है, विसिनल डायोल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब अगर आप देखें तो इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको केवल दो जगह विसिनल डायोल्स मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा विसिनल डायोल और एक मिलेगा ये विसिनल डायोल। तो जब आप HiO4 के साथ रिएक्शन देख के T और M बनाएंगे बच्चों, तो पहली बात तो ये प्रोडक्ट अपन बना देंगे, पर आप सचेत रहिए क्योंकि M हो सकता है कहीं और भी यूज हुआ हो। कहाँ कहाँ यूज हुआ है देखिए, M यहाँ पे आ रहा है, M यहाँ पे आ रहा है, और M बस सिर्फ वहाँ उन दो जगह पे M आ रहा है, और M यहाँ पर तो आ ही रहा है। तो एक बार T और M दोनों को बना लेते हैं, फिर इंडिविजुअल लेबलिंग कर लेंगे दोनों की। तो अगर आप इनको एक बार डिसोशिएट करवा के देखेंगे बॉन्ड्स को, तो आप पाएंगे कि इस वाले कार्बन से तो बच्चों बन जाता है, इस वाले कार्बन से बन जाएगा HCHO, इस वाले कार्बन से बन जाएगा HCOOH, सॉरी क्योंकि दो OH, तो इस वाले कार्बन से बन जाएगा HCOOH। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो आप बना के देख लीजिएगा, बहुत रैंडम सा, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिखेगा आपको, कुछ ऐसा आई थिंक दिख जाएगा, CH2OH और डबल बॉन्ड O और OCH3 डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5, हाँ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मैंने आंसर भी दे रखा है आपको। तो T और M दोनों में से ये दोनों में से M कौन सा होगा एक बार देख लेते हैं। देखने के लिए उस साइड चलते हैं जहां पर M आ रहा है। अब आप देखिए, आपको ये तो पता चली गया कि A क्या है, डी ग्लूकोज। अगर A डी ग्लूकोज है तो डी ग्लूकोज का आपने HiO4 के साथ रिएक्शन करवाया। ये रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, ये आपको याद होने ही चाहिए। Al होता है आपका HCHO और आपको 5 मोल्स मिलते हैं HCOOH के। तो यहां से ये बात तय हो गई कि ये हो जाएगा आपका M और ये हो जाएगा आपका T। तो बच्चों हमने T और M को आइडेंटिफाई कर लिया। जो जो आइडेंटिफाई हो रखे हैं उनके नीचे मैं एक बार मार्कर से लाइन कर देता हूं, ताकि आपको और मुझे दोनों को याद रहे कि हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अच्छा, P वैसे तो अभी आइडेंटिफाई नहीं किया, पर कर सकते हैं क्या, बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है बेटा, सेल्यूलोज। तो ये क्या बनेगा बच्चों, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को जब आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया, किसी भी एसिटाइलेटिंग एजेंट से रिएक्ट करवाया, तो बनता है ट्राई एसिटेट सेल्यूलोज। तो क्यों हो जाएगा बच्चों ट्राई एसिटेट सेल्यूलोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां पर ये सब आइडेंटिफाई किया। अब एक बार इन रिएक्शन को खत्म करते हैं। यहां पर देखिए, A को हमने HiO4 से रिएक्ट करवाया तो HCHO बना और HCOOH बना। तो अगर हम L को देखें तो L को हमने बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाया। दिस रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में भी सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, और कैनिजारो रिएक्शन से M और N बन रहे हैं। तो बच्चों M तो हो जाएगा HCOOH, क्योंकि आपने प्रोटोनेट कर रखा है। अगर प्रोटोनेट नहीं कर रखा तो HCOO माइनस बन जाता, और N बन जाएगा आपका मिथेनॉल। HCHO का जब कैनिजारो रिएक्शन करते हैं तो कैनिजारो इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और उसमें क्या क्या बनता है, उसमें बनता है HCOOH और बनता है CH3OH। ठीक है, तो एक बार अपन ने ये वाला लाइन पूरा किया। अब एक बार इस नीचे वाली लाइन में चल लेते हैं, फिर ऊपर चल लेंगे थोड़ी देर में। नीचे देखिए, A पे आपने रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करवाया। रेड फॉस्फोरस HI इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूस करके J बना देगा बच्चों ये N-हेक्सेन। J क्या बन जाएगा, N-हेक्सेन, क्योंकि रेड फॉस्फोरस HI ऑक्सीजन का शत्रु है। जब भी ऑक्सीजन को देखता है उसे बोलता है भाग जाओ। जब N-हेक्सेन बना, N-हेक्सेन को आपने Al2O3 या फिर Cr2O3 या MO2O3 की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बन गया, बेंजीन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ रखी है। तो बेंजीन बना। बेंजीन के बाद फिर आपने देखिए कॉन्ग HNO3 H2SO4, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर रिएक्ट कराने पर बेंजीन का बन जाएगा बच्चों नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन को जब आप SNHCl की प्रेजेंस में रिड्यूस करवाएंगे तो बन जाएगा एनिलीन।
तो की हो जाएगा आपका एनिलीन। तो के विल बी एनिलीन। के क्या कहीं और भी आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो मुझे यहां पर के दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पर के दिखाई दे रहा है। तो एक बार के को डील करने के लिए ऊपर वाली रिएक्शन की तरफ चल लेते हैं। तो देखिए ए हमारा डी ग्लूकोज है, दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। बी इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड और सी इज बीटा डी ग्लूकोपायरानोसाइड। अब आप देखिए ए को जब आपने रिएक्ट करवाया फिनाइल हाइड्रोजन से PHNH तो बच्चों क्या होगा, ओसाजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जो AE है, AE बनेगा आपका ग्लूकोसाजोन। तो अगर हम AE की बात करें तो AE क्या बन जाएगा बच्चों, ग्लूकोसाजोन। आप याद रखिए कि ओसाजोन टेस्ट हमने पढ़ा था जो अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। ओसाजोन टेस्ट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज सेम तरह के ओसाजोन क्रिस्टल देते हैं, क्योंकि लास्ट के 4 कार्बन्स का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होता है इनके केस में। अब आप देखिए तो ये बन जाएगा ए ग्लूकोसाजोन, और ग्लूकोसाजोन को जब आप हाइड्रोलाइज कराएंगे तो AI मैं आपको बना के दिखाता हूं यहां पर। AI बेसिकली विल बी CHO, C डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH और नीचे आ जाएगा बेटा CH2OH। दिस विल बी योर AI। अब AI को जब हमने रिड्यूस करवाया किससे, हमने रिड्यूस कराया जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड से। तो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड क्या देगा, इस CHO को रिड्यूस करके बना देगा CH2OH। और जैसे ही ये OH रिड्यूस होकर बना CH2OH, जो आपका AI है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, E में, जो कि था डी फ्रक्टोज। तो यहां से मुझे समझ आया कि माई E विल बी डी फ्रक्टोज। अब अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो A, E और F बेसिक मीडियम में इंटरकन्वर्टेबल है। This leads us to believe that your F should be D-mannose। तो बच्चों F क्या हो गया, F हो गया D-mannose। अब एक बार ऊपर वाला चेन खत्म करते हैं, फिर नीचे की तरफ चलेंगे। तो यहां पर देखिए, जब आपने ये ऊपर वाली चेन तो अपनी खत्म हो गई, यहां तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप देखिए K जो कि एनिलीन था, जब आपने K को NaNO2HCl 5 डिग्री सेल्सियस से रिएक्ट करवाया तो आप डाईएजोटाइजेशन करवा रहे हैं। तो AD क्या बनेगा आपका, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेसिकली योर क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट विच इज अ सॉल्ट इज क्लोराइड इन दिस केस। अब AD के साथ आप K का दोबारा रिएक्शन करा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने पढ़ा है और ये कपलिंग रिएक्शंस के अंडर आता है और इनसे डाइज बनते हैं। एनिलीन के साथ जो डाई बनती है बच्चों, उसका कलर होता है येलो। मैं एक बार इसको हटा देता हूं ताकि मैं यहाँ पर डाई का स्ट्रक्चर आपको बता पाऊँ। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि ये सारे आंसर्स की स्लाइड अगले स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट है, तो आंसर्स आपको मैं दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर जब AB की कपलिंग हुई तो PHN डबल बॉन्ड N और NH2 ये बन गया। अब आप देखिए जैसे ऊपर जाएंगे आप तो आपको AC भी दिखाई देगा, पर AC की बात हमने अभी तक कहीं करी नहीं है, तो एक बार और ऊपर चलते हैं, देखिए AC मिल जाएगा। तो यहां पर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे हमने जब H2O का रिएक्शन करवाया तो AC मिला विच इज फिनॉल। तो आप देखिए बच्चों, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब आपने फिनॉल से रिएक्ट करवाया तो वापस से डाई बनेगी, ऑरेंज कलर डाई, और उस डाई का स्ट्रक्चर क्या कुछ ऐसा होगा, PHN डबल बॉन्ड है OH। तो ये ऊपर वाला सेक्शन भी अपन ने कवर किया, हमने AB, AA और AC ये तीनों आइडेंटिफाई कर लिए। एक बार इस सेक्शन की तरफ चलते हैं। जब हमने ग्लूकोज को NADP की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो क्या मिला बच्चों, 2AF। ये आपको याद रखने के लिए बोला गया था। 2AF इज बेसिकली पायरुविक एसिड विच इज एन अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। पायरुविक एसिड फर्दर जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स तो बनाएगा CO2। तो बच्चों AJ जो आपका होगा, AJ हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊपर वाली चेन अपन ने फिनिश करी। अब एक बार इस वाली चेन पे वापस फोकस करते हैं। देखिए यहां पर जब आपने A पे ब्रोमीन वाटर डाला तो ब्रोमीन वाटर के केस में ग्लूकोज का जो CHO ग्रुप होता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो CHO ग्रुप है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू COOH। तो I बन जाएगा बच्चों आपका COOH, CHOH होल थ्राइस, CH2OH,
और इस एसिड को क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। ब्रोमीन वाटर यूज होता है ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करने में। फ्रक्टोज बीइंग अ कीटो कंपाउंड, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, पर ग्लूकोज दे देता है, मैनोज दे देता है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। और अगर यही आप देखिए HNO3 के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 ये रिएक्शन करके देगा इधर ग्लूकैरिक एसिड। जो ऊपर वाला CHO है वो ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा COOH, और जो नीचे वाला CH2OH है वो ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा अगेन COOH। तो दिस विल बी ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीडाइज होकर बनेगा वो एसिड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखाता हूं। देखिए, अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO, 4 कायरल कार्बन, CH2OH, और क्योंकि डी ग्लूकोज है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा उसका। जब आप इस पे कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो ऊपर बनेगा COOH, लास्ट वाले कार्बन पे आएगा COOH, बीच वाले कार्बन सारे ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इस वाले एसिड के अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, जिस कारण से ये एसिड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव एसिड। पर अगर आप देखें तो F है ना, A क्या था? ग्लूकोज, F क्या, E क्या था? फ्रक्टोज, और F क्या हो जाएगा? मैनोज। तो मैनोज को रिड्यूस जब आपने कराया तो देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रखने वाला एक एल्कोहल बना। उसकी बात भी करेंगे, पर पहले इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं। अगर हम डी मैनोज की बात करें तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज आप जानते हैं दे आर C2 एपिमर्स। तो अगर मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है तो मैं मैनोज का स्ट्रक्चर आराम से बना सकता हूं। सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर OH और H को रिप्लेस कर दिया जाए तो देखिए यहां पर कैसा बनेगा? ये OH, OH, H। सेकेंड वाले कार्बन पर OH और H को रिप्लेस कर देते हैं तो यहां पर H और यहां पर OH। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका डी मैनोज। जब इसको आप कॉन्क HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो व्हाट यू विल गेट? COOH, COOH, H, यहां पर आ जाएगा 4 कायरल कार्बन बीच में, H, H, OH, OH, H, H, OH, OH। ये वाला ग्लाइसेरिक एसिड एक ऐसा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमिलरली जब आप मैनोज को रिएक्ट करवाएंगे NaBH4 के साथ तो मैनोज देगा ऊपर वाले ग्रुप CHO ग्रुप रिड्यूस होकर बना देगा CH2OH, और बीच वाले चारों कायरल सेंटर ऐसे कैसे रहेंगे? H, H, OH, 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 H, H, CH2OH। और देखिए इस अल्कोहल के अंदर भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसको बोलते हैं डी मैनिटॉल। अब जब फ्रक्टोज रिड्यूस होगा बच्चों तो फ्रक्टोज रिड्यूस होकर बनाएगा 2 तरह के अल्कोहल्स। एक तो यही बनाएगा डी मैनिटॉल और दूसरा बनाएगा डी सॉर्बिटॉल। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर अगर हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और नीचे 3 कायरल सेंटर्स, 1, 2, 3, CH2OH, OH, OH, H, OH, H, H। तो अब देखिए यहां पर NaBH4 डालने पे जो कीटो ग्रुप है वो रिड्यूस होगा। जब ये वाला ग्रुप रिड्यूस होगा तो C डबल बॉन्ड O की जगह यहां पे आएगा एक H और एक OH। अब अगर वो H और OH राइट में H और लेफ्ट में OH की तरह अलाइन होते हैं तो बनता है डी मैनिटॉल, और अगर यहां पे ये रिड्यूस होने के बाद इधर OH राइट में और H लेफ्ट में अलाइन होता है तो बनता है डी सॉर्बिटॉल। तो बच्चों यहां पे Ag बन जाएगा आपका डी मैनिटॉल, Ag बन जाएगा डी मैनिटॉल, और AH बन जाएगा डी सॉर्बिटॉल। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इस वाले रिएक्शन की कि E जो कि था डी फ्रक्टोज, जब वो ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा UV और W। देखिए W कहीं और भी आ रहा है तो आपको W को लेके बहुत सचेत रहना है, U और भी कुछ भी हो सकते हैं। तो एक बार अगर हम देखें तो फ्रक्टोज का रिडक्शन, फ्रक्टोज का कॉन्क HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन देखते हैं।
कि जब फ्रक्टोज कॉन्क HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है। अगर हम फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ देखें, ब्रोमीन वाटर, तो क्या फ्रक्टोज ऑक्सीडाइज होगा? बिल्कुल नहीं। पर जब हम बात करते हैं HNO3 की, तो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन दिस केस 3 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, ये आपको याद रखना है बेटा, COOH CH2OH। दूसरा प्रोडक्ट बनता है COOH और बीच में ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, CHOH 3 बार आता है, और COOH, और बनता है मीजो टार्टरिक एसिड, और बनता है मीजो टार्टरिक एसिड। अब आप देखिए, अभी क्या है आप नहीं बता सकते, वो बताने के लिए आपको एक बार ये लास्ट लेग ऑफ इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। यहां देखिए बच्चों, अगर आप इन रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए तो व्हाट आई हैव यूज्ड इज किलियानी फिशर अपग्रेडेशन। किलियानी फिशर अपग्रेडेशन में ट्रायोस टेट्रोस बनाते हैं, टेट्रोस मतलब हायर कार्बोहाइड्रेट की तरफ चले जाते हैं ना, डायोस बनाते हैं, ट्रायोस ट्रायोस टेट्रोस एंड ब्ला 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 ब्ला। तो आप देखिए यहां पर इस पर्टिकुलर सैकेराइड यूनिट के ऊपर जब हम किलियानी फिशर अपग्रेडेशन करवा रहे हैं तो बन रहा है Y और Z। अब Y के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि Y इज द कायरल कंपोनेंट इन RNA। तो अगर आप देखें तो RNA के अंदर जो कायरल कंपोनेंट है, ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ चुका है, कायरल कंपोनेंट क्या है बच्चों? शुगर मोइटी। शुगर मोइटी कौन सी है RNA के अंदर? डी राइबोस। तो अगर आप डी राइबोस का स्ट्रक्चर देखें तो डी राइबोस का स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात तो डी राइबोस क्या है? एक पेंटोज है, पेंटोज, ठीक है, मतलब 5 कार्बन है उसके अंदर, CH2OH OH OH OH। तो बच्चों ये बन जाएगा Y। और अब आप देखिए ये ऊपर वाला कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा, तो ऊपर वाले कार्बन में जब एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक तो H लेफ्ट में और OH राइट में, और दूसरी पॉसिबिलिटी OH लेफ्ट में और H राइट में। तो इसका मतलब जो Z होगा मॉलिक्यूल, ये Z मॉलिक्यूल बन जाएगा डी अरेबियनोज। तो Z विल बी डी अरेबियनोज। डी राइबोज क्या है बेटा? Y, दिस इज Y, और Z हो जाएगा डी अरेबियनोज। डी अरेबियनोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ नहीं करना, जो ये ऊपर वाला कायरल सेंटर है इस पे H और OH को इंटरचेंज कर देंगे, तो OH लेफ्ट H राइट, OH OH H H, ये बन गया डी अरेबियनोज। अब डी अरेबियनोज पे फिर हमने किलियानी फिशर अपग्रेडेशन कराया, तो किलियानी फिशर करवाने के बाद में बनेगा A और F, और A और F क्या बन जाएंगे बच्चों? आपको पता ही है, ग्लूकोज और मैनोज। तो ये बनेगा A और F। इसका मतलब X क्या रहा होगा? X, क्योंकि W बना रहा है कॉन्क HNO3 के ऑक्सीडाइज करने पर, X के अंदर ये 2 कायरल सेंटर्स एज इट इज एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये वाले। इसका मतलब X है हमारा डी इराइथ्रोज। तो X हो जाएगा बच्चों डी इराइथ्रोज, और डी इराइथ्रोज पे जब कॉन्क HNO3 डाला तो बन जाएगा आपका मीजो टार्टरिक एसिड। तो इसमें आपका ये हो जाएगा W, और U और V इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि उनके लिए और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो अगर लास्ट मॉलिक्यूल बचता है D, पर D तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ही चुके हैं। D क्या है? D सुक्रोज, जिसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस से बनते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसी के साथ बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट की सभी रिएक्शंस पढ़ ली हैं। किसी और चैप्टर में ऐसा ही काम करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर उस चैप्टर का नाम ड्रॉप करें, मेक अ वीडियो फॉर यू। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, क्रैक जेईई एडवांस विद गुड रैंक, ऑल द बेस्ट।